गाइज वेलकम बैक अगेन। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि रसायन का एक छोटा सा टॉपिक। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको कृषि रसायन से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो यहाँ पे मैं हल करवाऊंगा और एक प्लेलिस्ट की लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट की लिंक में जाके आप सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं और अपकमिंग में भी डालूंगा जो वीडियो आएंगे वो इसी प्लेलिस्ट में आपके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं। एक तो आता है आपके SAR, एक होता है RSC फॉर्मूला। डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो SAR का मीनिंग क्या है? सोडियम एडसॉर्प्शन रेशियो, यानी कि सोडियम अधिशोषण अनुपात। जबकि RSC का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, यानी कि अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये पहला हो जाता है। दूसरा होता है कि फॉर्मूला क्या होते हैं। देखिए SAR का फॉर्मूला होता है सोडियम प्लस अपॉन आपके वर्गमूल किसका? कैल्शियम इंटू मैग्नीशियम अपॉन 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है किसका? सोडियम अधिशोषण अनुपात का। अगर आपसे पूछा जाए कि अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, तो ये मिली तुल्यांक पर लीटर में ये निकलता है और इसका मान होता है कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट और इसमें से घटा दिए जाते हैं कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का, दोनों का योग। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है? RSC का फॉर्मूला होता है, जिसे आप बोलते हैं अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, या फिर जिसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं कि इनके द्वारा, दोनों के द्वारा आप सिंचाई जल का कैसे निर्धारण कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सोडियम अधिशोषण अनुपात, यानी कि SAR के आधार पर हम सिंचाई जल को किन प्रकारों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 5 प्रकार से यहाँ पे बांट सकते हैं। तो अगर आपके SAR का मान 10 से कम है तो उसमें क्षारीयता का स्तर बहुत कम होता है और उसकी प्रकृति सामान्य होती है। जैसे जैसे SAR का मान बढ़ता है वो क्षारीयता का जो लेवल होता है वो वहां पे बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे बात करें हम S2 में, यहाँ मध्यम हो गया है जिसमें SAR का मान 10 से 20 है और ये मध्यम क्षारीय है। फिर 20 से 30 में अधिक क्षारीय हो गई है। फिर 30 से 40 में बहुत ज्यादा और मोस्टली सबसे ज्यादा क्षारीय है जहाँ पे SAR का मान सबसे ज्यादा है, यानी कि 40 से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्षारीयता का स्तर सबसे ज्यादा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, जो सबसे ज्यादा क्षारीय होती है उसका कहीं भी यूज आप नहीं कर पाएंगे, और जो कम क्षारीय होती है जिसमें मान 10 से कम होता है वो सामान्य जल होता है, आप सभी प्रकार की फसलों में आप उसे यूज कर पाएंगे। जबकि मध्यम क्षारीय वाली फसलों को आप मध्यम और हल्की गठन वाली मृदाओं में उसे आप यूज कर पाएंगे। तो यहां से आपको निकल के आ जाता है कि जैसे जैसे SAR का मान इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपकी क्षारीयता का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, इतना यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं कि हमारे RSC के आधार पे हम सिंचाई जल को किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो इसका विभाजन होता है आपके मिली तुल्यांक पर लीटर इसकी इकाई है RSC की। तो देखिए यहाँ पे 3 हमने वर्ग लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले वर्ग में जिसमें RSC का मान 1.25 से कम है वहां पे वो कैसा जल है उसका सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं, वो अच्छा जल है। लेकिन सेकंड में यहाँ पे 1.25 से हुआ है बढ़ के 2.5 के बीच में। ठीक है, और ये सीमांत है, सीमांतिक रूप से, यानी कि इसमें सीमांत रूप से आपसे यूज कर पाएंगे, ना तो ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। लेकिन थर्ड जिसमें 2.5 से भी ज्यादा हो गया है RSC का मान। ठीक है, RSC यानी कि रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, इसका मान आपकी बार कितना हो गया है? 2.5 से भी ज्यादा हो गया है। तब अब आप इसे असुरक्षित है, अब आप इसे सिंचाई में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है हमें कौन सा सिंचाई जल लेना है जो अच्छा होगा, जिसमें RSC का मान कैसा होगा? कम होगा। वो सिंचाई जल अच्छा है, आप उसे यूज कर सकते हैं। और हमें कौन सा जल लेना है जिसमें SAR का मान कैसा हो? SAR का मान भी कम होना चाहिए, तभी वो सामान्य जल होगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? असामान्य जल हो जाएगा, ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंचाई के लिए दोनों के मान
कम हो तो बहुत अच्छा होगा, आप उसे सिंचाई में यूज कर सकते हैं। दोनों को फॉर्मूला मैंने बताया। अब मैं कुछ यहाँ पे तत्व बताने वाला हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है कि इनकी अधिकतम कितनी सीमा पार्ट्स पर मिलियन में होनी चाहिए ताकि आपके प्लांट ग्रोथ करें। अधिकतम सीमा, स्वीकृत सीमा कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तत्व बोरॉन है, इसकी अधिकतम स्वीकृत सीमा होनी चाहिए 5 पार्ट्स पर मिलियन तक। इससे ज्यादा होगी तो वो प्लांट की प्रतिकूल वृद्धि करेगा, यानी कि उसकी वृद्धि नहीं होने देगा। लिथियम की बात करें तो इसकी भी 5 होनी चाहिए, जबकि फ्लोराइड और क्लोराइड की बात करें, ठीक, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन की बात करें तो उसकी 15 पार्ट्स पर मिलियन तक हो सकती है अधिकतम सीमा। इससे ज्यादा होगी तो वो पादप की वृद्धि के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी खाद का तुम्हें ज्यादा प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप कार्बनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा अल्टरनेटिव फॉर्म रहेगा आपका, जिससे पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होता है। अगर आपके अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट यानी कि RSC का मान 2.5 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तब उसमें जिप्सम का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जिप्सम का आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा हो जाता है RSC और आपके SAR क्या होता है। आई होप गाइज आपको दोनों समझ में आए होंगे। इन दोनों के मान कम होने चाहिए। अगर SAR का मान ज्यादा होता है तो आपकी जल है वो कैसा हो जाता है, क्षारीय होता जाता है। ठीक है, आई होप गाइज यू विल गेट इट। आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही कई टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। धन्यवाद।